डियर स्टूडेंट, इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको साझेदारों के पूंजी खाते से संबंधित जो थ्योरिकल क्वेश्चन थे उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको उसमें बताया था पार्टनर्स कैपिटल दो प्रकार से बनाया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते हम दो प्रकार से बनाते हैं, पहला स्थिर विधि और दूसरा था स्टूडेंट परिवर्तनशील विधि। मैंने उस स्थिर विधि के बारे में आपको विस्तार से समझाया था कि स्थिर विधि में कुल दो प्रकार के लेजर बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि परिवर्तनशील विधि में सिर्फ एक प्रकार का खाता बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल, यानी साझियों से संबंधित जितने भी व्यवहार हैं, जितनी भी मदें हैं, उन सबको हम पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करते हैं, उनका समायोजन उसी के द्वारा किया जाता है। जबकि स्थिर विधि में पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों अलग अलग बनते हैं और उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से आपको उस वीडियो में समझा दिया था। आज हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इसी से संबंधित नेक्स्ट जो आज पढ़ने जा रहे हैं, साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा। तो स्टूडेंट देखिए, आप साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा, स्टूडेंट प्रॉफिट, मैं यहाँ पे एक वर्ड लेता हूँ लाभ। तो स्टूडेंट शायद प्रॉफिट वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा अपन ने, याद हो आपको नेट प्रॉफिट जो आपने P&L के द्वारा ज्ञात किया था। नेट प्रॉफिट कब? अंतिम खाते बनाते हुए अध्याय नंबर 6 में। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ प्रॉफिट हम इसलिए बांट रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे साझी क्या हैं? एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हमें लाभों का बंटवारा करने की आवश्यकता हुई। अगर मान लो एकल व्यापार होता, एक ही व्यक्ति होता, तो लाभ अपन सीधे क्या करते हैं? कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो इसलिए लाभों का क्या किया जाएगा? बंटवारा किया जाएगा। तो साझेदारों के मध्य लाभों का जो बंटवारा है अपने इस अध्याय में किसके माध्यम से किया जाता है स्टूडेंट? लाभ हानि नियोजन खाते के माध्यम से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाते के माध्यम से हम लाभों का क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं, लाभों को बांटा जाता है। तो स्टूडेंट बात ये आती है कि सर क्या एक ये नया अकाउंट है 12th के लिए, या कोई हमें नई चीज़ समझनी है? नहीं स्टूडेंट, सबसे पहली बात, अगर हमें 11th का ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना आता है तो हम लाभ हानि नियोजन खाता भी उसी प्रकार बना सकते हैं। अंतर क्या है स्टूडेंट? अंतर ये है, वहाँ जब आपने P&L बनाया था और जो आपने नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन की थी वो आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी पक्ष के कैपिटल में क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। और अगर नेट लॉस निकला P&L से तो आपने क्या किया? कैपिटल में से लेस कर दिया। हमने ये काम किया था। यहाँ हमें क्या करना है स्टूडेंट कि आपने जो P&L बनाया उससे क्या गणना की? आपने नेट प्रॉफिट की गणना की। तो वो जो नेट प्रॉफिट है अब आपको सीधा कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्यों? यहाँ साझी क्या है? एक से ज़्यादा आपको उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उन्हें बांटना है अनुपात के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में बनाने से पहले एक नया अकाउंट बनाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट। तो पहले मैं आपको इस खाते के बारे में समझा दूँ, उसके बाद में इसका आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि इसका फॉर्मेट क्या है। जैसे मैंने आपको साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर थ्योरिकल के साथ आपको उसका फॉर्मेट भी समझाया था और मैंने आपको कहा था जब अपन एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम जितना हो सके समझने का उसको प्रयास करें प्रैक्टिकल से पहले, ताकि प्रैक्टिकल के समय में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो स्टूडेंट पहली बात तो लाभ हानि नियोजन खाता आखिर है क्या? देखिए, पहला ये नाम मात्र का खाता है। कौन सा खाता है स्टूडेंट्स? नाम मात्र। आपको याद है 11th में आपने 3 प्रकार के खातों के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र खाता। याद आया आपको? वही चीज़ यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है मेरा, लाभ हानि नियोजन खाता, ये कौन सा खाता है? ये नाम मात्र का खाता है। कंप्लीट। सेकेंड, ये लाभ हानि खाते की तरह इसका निर्माण किया जाता है, यानी जैसे अपन P&L बनाते हैं ठीक इसी प्रकार ये बनाते हैं। तो सर P&L बनाते हैं तो P&L और इसमें क्या समानता है?
मैं तो ये कहता हूँ पूरा ही समानता है, कहीं कोई चेंज आता ही नहीं है इसके अंदर। कैसे? आपने जैसे पी एंड एल बनाया, पी एंड एल के डेबिट पक्ष में क्या लिखते हो स्टूडेंट? एक्सपेंसेस। कौन से वाले? आयगत। और उसके सी आर पक्ष में क्या लिखते हो? इनकम। ठीक इसी प्रकार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी हम यही करेंगे, डेबिट पक्ष में एक्सपेंसेस और इसके क्रेडिट पक्ष में इनकम। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? पी एंड एल के अंदर समस्त प्रकार के एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और समस्त प्रकार की आय लिखी जाती है, जबकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ओनली साजियों से संबंधित मदों का लेखा किया जाता है। किससे? साजियों से संबंधित। जैसे ए और बी दो साजी हैं और ए और बी की फर्म ने किसी राम को वेतन दिया, या उसका लेखा पी एंड एल में होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा। लेकिन अगर ए को वेतन दिया तो ए कौन है? साजी है, तो इसका लेखा में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में करेंगे। यानी इतना सा याद रखना है कि इसके अंतर्गत आपको ओनली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत ओनली साजियों से संबंधित जो लेन देन है उन्हीं का लेखा करना है, अन्य चीज़ों का लेखा इसके अंदर नहीं करना है। अन्य चीज़ों का लेखा आपके प्रत्यक्ष रूप से सीधा पी एंड एल के अंदर हो चुका है। कंप्लीट। तीसरा, इस खाते में लाभों का नियोजन साझेदारी सल्लेख के अनुसार किया जाता है। यानी पार्टनरशिप जो अपनी डीड है वो ये कहती है कि अगर साथियों के मध्य आपको लाभों का बंटवारा करना है तो उसके लिए आपको एक खाता बनाकर करना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यानी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये बनाना क्या हो गया? आवश्यक हो गया। तो तीन चीज़ तो हो गई स्टूडेंट महत्वपूर्ण। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ उसकी कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जब भी आप इस खाते का निर्माण करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का निर्माण करेंगे, अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को बनाएंगे, उस समय आपको स्टूडेंट बनाते समय ये कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। पहला, आपको आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट, जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको जब मदें दी हुई रहेगी कि साजी को वेतन देना है, साजी को कमीशन देना है, साजी को पूंजी पर ब्याज देना है, इन सारी चीज़ों के साथ क्वेश्चन में आपको एक लाइन देखनी है कि कहीं ये लाइन तो लिखी हुई नहीं है आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट। अगर ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट को चार्ज करने के बाद, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस मत का लेखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं होके डायरेक्ट कहाँ होगा? पार्टनर्स कैपिटल में होगा। जैसे लिखा हुआ है ए को 2000 रुपये प्रति माह वेतन देते हैं, लेकिन नीचे आपको एक लाइन दे दी ए को वेतन देने के बाद नेट प्रॉफिट इतना है, यानी नेट प्रॉफिट में से पहले आप ए को वेतन दे चुके हैं तो उसका लेखा अब आपको वापस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं करना है, सीधा कहाँ करना है? पार्टनर्स कैपिटल में करना है। लेकिन अगर नहीं दी हुई है आपको किसी भी संबंधित मत से संबंधित ये लाइन के आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट, तो उसका लेखा आपको करना है। क्लियर? सेकेंड चीज, ये कुछ मदें अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई रहे, कुछ बिहेवियर, कुछ व्यवहार आपको दिए हुए रहे, मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज, भवन का किराया जिसमें फर्म का क्या चलाया जाता है? व्यापार। अगर आपको ये कुछ तीन मदें दी हुई है स्टूडेंट्स, मैनेजर का कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चलाया जाता है, अब तो आपको इन मदों का लेखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत नहीं करना है। पहली बात तो ये याद रहे स्टूडेंट, कौन कौन से आपको? एक तो मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और भवन का किराया, आपको इसका लेखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं करना है, ये दिए हुए हैं तो। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना है, और आपको सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट, कहीं आपको घूमने कहीं नहीं जाना है, घूम के आपको सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। हमें कहीं से कोई चीज़ ढूंढ के नहीं लानी है, या कोई भी चीज़ हिडन नहीं होगी आपके क्वेश्चन के अंदर। पहली बात तो आपको क्वेश्चन में हर चीज़ प्रत्यक्ष दी हुई रहेगी। अगर ये दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट, तो आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज, भवन का किराया, ये आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ रहेगा। आपको कहीं भी कुछ नहीं ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर, आपको तो क्वेश्चन को देखना है स्टूडेंट और सीधा हमारा जो प्रारूप है उसके अंदर उतारना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रारूप। लाभ हानि नियोजन खाता, जैसे मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल में बताया था, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, पार्टनर्स करंट कैसे बनता है, इसी प्रकार मैं आपको अब बता रहा हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रारूप। तो देखिए स्टूडेंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी तारीख आपको क्वेश्चन में दी हुई हो, 31 मार्च, 31 दिसंबर, 23 जून, एनी हाउ जो भी तारीख हो वो आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट
और ये डेबिट स्टूडेंट और ये क्रेडिट, दो पक्ष हो गए, डेबिट और क्रेडिट। स्टूडेंट आप तो ये जानते ही हो कि किसी भी खाते को बनाते समय उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि P&L से हमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया। तो सर ये हमें कहाँ मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि वर्ष के शुद्ध लाभ इतने हैं या वर्ष का नेट प्रॉफिट इतना है। इसके लिए हमें कहीं भी नहीं ढूंढना है। यानी अगर नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? P&L बन चुका है। यानी हमें इस चैप्टर में P&L को बनाने की आवश्यकता नहीं है, P&L पहले ही बन चुका है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इसका मतलब वो बन चुका है। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढना है कि नेट प्रॉफिट कहाँ है। जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो हमें इसके CR पक्ष में उतारना है, बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे अमाउंट उतार देना। यानी इसके अंदर आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने को नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जब मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा मैं, और भी स्पष्ट रूप से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसके DR पक्ष में क्या क्या आता है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट क्या दे दे, नेट लॉस दे दे, नेट लॉस, तो आपको नेट प्रॉफिट नहीं लिख के इधर डेबिट में क्या लिखना है? टू नेट लॉस। अगर प्रॉफिट है तो CR पक्ष में और लॉस है तो DR पक्ष में, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कहा जाए। उसके बाद स्टूडेंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। मैंने आपको कहा था इस खाते में ओनली साजियों से संबंधित लेखे होते हैं, अन्य लेखे नहीं किए जाते हैं। तो पूंजी पर ब्याज, ब्याज किसको दिया जाता है स्टूडेंट? पूंजी पर, साजियों को। कोई पूंजी कौन लगाता है? साजी। तो पूंजी पर ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A को और B को, एक साजी है तो ओनली A, दो है तो दो, तीन है तो तीन, A B और C। उसके बाद टू पार्टनर सैलरी, सैलरी भी किसको? वेतन किसको? पार्टनर को, अन्य व्यक्ति को नहीं। अगर पार्टनर को वेतन के बारे में कहा गया है तो हमें लिखना है, और अन्य व्यक्ति के वेतन के बारे में कहा जाए तो हमें इसका लेखा नहीं करना है, वो P&L में लेखा हो चुका है क्योंकि नेट प्रॉफिट निकल चुका है। क्लियर? तो पार्टनर सैलरी A और B की। टू पार्टनर कमीशन, अगर किसी साजी को क्या देना है? कमीशन देना है, तो A और B। टू रिजर्व, यानी अगर आपको लाभों का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करता है, जो आपने 11th में पढ़ा था, आपको याद हो, संचय, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर आपको लाभों का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो टू रिजर्व ट्रांसफर, जितना कहा जाए। CR पक्ष में क्या आता है स्टूडेंट? CR पक्ष में ओनली एक मद आती है प्रॉफिट के बाद, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज। आहरण नहीं, अगर ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग सीधा जाता है पार्टनर कैपिटल के DR में या पार्टनर्स करंट के DR में, जो भी कंडीशन आपको अपने को क्वेश्चन में दी हुई है उसकी पुटअप के अनुसार रख देंगे। लेकिन आहरण पर अगर ब्याज लेना है तो ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद A और B जो भी है ये सारा। तो स्टूडेंट अब आपको मैं इसको और सिंपल तरीके से बता दूं, 1 मिनट के अंदर, कुछ नहीं करना है। अगर नेट प्रॉफिट बढ़ता है अपना तो CR पक्ष में, जैसे आहरण पर ब्याज लेंगे, फर्म लेती है तो प्रॉफिट क्या हुआ? बढ़ा, CR पक्ष में। और अगर साजियों के किसी भी लेन देन के कारण नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो DR पक्ष में। जैसे पूंजी पर ब्याज देते हैं तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ? कम हुआ। सैलरी देते हैं अपन, प्रॉफिट क्या हुआ? कम हुआ। कमीशन भी देना पड़ेगा साजियों को, प्रॉफिट कम हुआ। तो स्टूडेंट ध्यान रहे, अगर प्रॉफिट बढ़ता है साजियों के किसी भी लेन देन के कारण तो CR पक्ष, प्रॉफिट कम होता है साजियों के किसी भी लेन देन के कारण तो DR पर। अंत में इस खाते का जो बैलेंस है वो अपन क्या करेंगे? साजियों को बांट देंगे। किस अनुपात में? जिस अनुपात का आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। जैसे A और B 3:2 में साझेदार हैं, तो अंत का जो बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर, वो अपन क्या करेंगे? साजियों में बांट देंगे। अगर लॉस आया, मान लो CR पक्ष की टोटल ज़्यादा है और DR पक्ष की टोटल क्या आती है? कम, जब तो क्या माना जाएगा? प्रॉफिट। ये टू प्रॉफिट BF A और B में बांट दिया। और अगर DR पक्ष की टोटल ज़्यादा आए और CR की क्या आए? कम आए, तो क्या माना जाएगा? लॉस। तो A और B किस अनुपात में बांटना है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और अगर क्वेश्चन में अनुपात नहीं है तो बराबर बराबर बांट देना है। तो स्टूडेंट, जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस क्लास के अंदर मैंने आपको साझेदारी का सामान्य परिचय के चैप्टर के अंतर्गत साझेदार के मध्य लाभों का
बंटवारा के संबंधित थ्योरी और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक, अब ये जो चीज़ें हैं जब हम इसके प्रैक्टिकल करना प्रारंभ करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से विस्तार से समझ में आएगी। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है स्टूडेंट, तो आप इस पर कमेंट और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो और भी आपके इम्प्रेस करके डाल सकूँ। स्टूडेंट, धन्यवाद।